अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टार्स विद के। आज का ये सेशन हमारी पिछले सेशन दैट इज हेल्थ चैलेंजेस एंड इश्यूज विद ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर का पार्ट 2 है। आई होप के पार्ट 1 आपके लिए हेल्पफुल साबित हुआ होगा। इफ़ यू हैव नॉट सीन दैट, आप हमारी यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट जो है ऑटिज्म सीरीज वाली, वहाँ पे उस पार्ट को देख सकते हैं। चलते हैं आज के इस पार्ट 2 की तरफ, और इस पार्ट 2 में हमारे साथ मौजूद हैं पार्ट 1 की तरह मिस सारा अली फारूक, जो कि एमफिल फूड एंड न्यूट्रिशन है एंड करंटली शी इज सर्विंग एज असिस्टेंट प्रोफेसर फूड एंड न्यूट्रिशन एट कॉलेज ऑफ होम इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट साइंसेज F11 इस्लामाबाद में। तो चलते हैं अपने सेशन के पार्ट 2 की तरफ। ओके जी, तो सेकंड पार्ट हमारे सेशन का हम शुरू करते हैं, और वहीं से जहाँ से सिलसिला हमारा रुका था पार्ट 1 में, हम उसको आगे बढ़ाते हैं। और मैं ये पूछना चाहूँगा मिस सारा अली कि जो हमारे पास एक टर्म यूज़ होती है न्यूरो इन्फ्लेमेशन, पहले भी उसका जिक्र हुआ, लेकिन क्योंकि पेरेंट्स बार बार ये पूछ रहे होते हैं, तो मैं चाहूँगा कि हम उस पर थोड़ी सी और बात कर लें कि व्हाट इज़ न्यूरो इन्फ्लेमेशन, और इसमें हम कौन से फूड इनटेक को अवॉइड करते हैं और किसको प्रेफर करते हैं। जी बिल्कुल। ऑटिज्म में न्यूरो इन्फ्लेमेशन का ही मसला होता है। इनफैक्ट जब हम कहते हैं न्यूरो डाइवर्जेंट है, ये डिफरेंट है, तो जाहिर है आपके जो ब्रेन डेवलपमेंट है वो मुख्तलिफ तरीके से हुई होती है। तो न्यूरो इन्फ्लेमेशन का सामना तो हर बच्चे को ही होगा। उसमें बहुत से टेस्टिमोनियल्स हैं, मिथ्स भी हैं, कुछ स्टडीज भी हैं, एक मिक्सचर सा है। आमतौर पे कहा जाता है कि चीनी को अवॉइड करें। अब उसमें मैं थोड़ा सा वजाहत करूंगी, क्योंकि हम ये ऑल टुगेदर जब कह देते हैं तो हम खुद ही कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे होते हैं। ओआरएस में होता ही नमक और चीनी। ओआरएस हम्म। हम कहते हैं कि जी डायरिया में दें, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका क्या मतलब हुआ कि चीनी पूरी तरह तो मना नहीं की जा सकती कि हम कहें कि चीनी सिरे से इस्तेमाल ना करें। किसी भी चीज की ज्यादती का प्रॉब्लम होता है, अदरवाइज चीनी या नमक का कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर आप जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसका मसला है। एक तो ये। सेकेंडली ये कि जब आप ये कह रहे होते हैं ना कि चीनी हमने अवॉइड की तो बेहतरी आ गई, तो उसमें होता हम्म। ये है कि आमतौर पे आप देखिए चीनी होती कि इन फूड प्रोडक्ट्स में है, जो आपके बड़े हाईली पेलेटेबल फूड होते हैं, जो मजेदार, या जैसे मार्केट में बहुत पॉपुलर आपके फिजी ड्रिंक्स हैं, कोला ड्रिंक्स हम्म। हैं, केक्स हैं, पेस्ट्रीज हैं। तो वो सिर्फ चीनी ही नहीं होता, वो आप एक एक्सेस में कुछ और चीजें भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो उसको जानने की जरूरत है। डब्ल्यूएचओ के मुताबिक फ्री शुगर, जो कि आम चीनी है, टेबल शुगर, क्योंकि आमतौर पे कार्बोहाइड्रेट्स को भी शुगर के तौर पे ले लिया जाता है ना, तो आम चीनी की मैं बात करूँ, 6 to 10 टीस्पून तक इस्तेमाल कर सकते हैं, एज लॉन्ग एज आपके डेली कैलोरिक रिक्वायरमेंट के अंदर अंदर आप वो इस्तेमाल करें। एक तो ये ओके। चीज, तो यानी कि ज्यादा इस्तेमाल ना करें। अच्छा, दूसरी क्या चीज इंक्लूड करें जो कि स्टडीज साबित करती हैं कि जो बच्चे जाहिर है ऑटिस्टिक स्पेक्ट्रम में जो आते हैं, अ, उनके अंदर हाइपर एक्टिविटी भी है, थोड़ी एंजाइटी भी है, डिप्रेशन भी है, क्योंकि काफी सारी चीजें इकट्ठी हो जाती हैं। तो उनके आमतौर पे विटामिन डी लेवल्स जो है वो कम होते हैं। तो एक तो विटामिन डी का टेस्ट भी करवा लिया जाए, उससे भी आइडिया हो जाएगा, और विटामिन डी के सप्लीमेंट देने से बहुत फायदा होता है। इवन विटामिन डी के एसोसिएशन तो इतनी ज्यादा मिलती है कि जिन लोगों को सुसाइडल थॉट्स आती हैं, अक्सर सुसाइड करने को हम्म। जा रहे होते हैं या suicide, उनमें देखा गया विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है। तो विटामिन डी का बहुत ही डायरेक्ट ताल्लुक है, बड़ी ग्रेड ए की स्टडीज मौजूद हैं कि आपके डिप्रेशन और एंजाइटी अगर आपका सही लेवल है तो डिप्रेशन एंजाइटी जो है वो कम होगा या अवॉइड किया जा सकता है। एक तो ये। फिर ये कि बच्चे के खाने में मछली का इस्तेमाल करवाएं, फैटी फिश का, जो प्रॉपर आपकी मछली होती है। ट्राउट तो खैर काफी महंगी होती है, लेकिन ट्राउट टूना वैसे अच्छी मछली है। नहीं तो हम्म। सामन यूज कर लें, सामन थोड़ी सी कीमत के लिहाज से बेहतर है, तो वो इस्तेमाल की जा सकती है। ओमेगा 3 के सप्लीमेंट्स दिए जा सकते हैं। फिश ऑयल इस्तेमाल कराया जा सकता है। फिश ऑयल कैप्सूल्स के फॉर्म में भी मिलता है और फिश ऑयल की फॉर्म में भी मिलता है, वो भी देख लें। अखरोट इस्तेमाल कराए जा सकते हैं, अखरोट का तेल इस्तेमाल कराया जा सकता है। जहाँ मैंने सेशन किया था, जो आपको पता है गिलगित बल्तिस्तान में, तो लोगों के हम्म। घरों में क्योंकि अखरोट होते हैं अपने, तो हम्म। वो उनका मैंने हम्म। स्पेशली कहा था कि उनके लिए सस्ता है, वरना तो हम्म। वॉलनट ऑयल इज वेरी एक्सपेंसिव मोर देन ऑलिव ऑयल। लेकिन हम्म। ऐसे जगहों पे आप खुद देखें, वही बात है कि आप जहाँ पे हैं
आपका हेल्थ केयर प्रोवाइडर आपको गाइड कर सकता है कि वहीं से ही आप बहुत सी चीजें हैं जिनको अपनी डाइट में शामिल करके काफी बेहतरी ला सकते हैं, और कभी कभी हमें उनका एहसास ही नहीं होता और हम बिल्कुल महरूम रह रहे होते हैं। तो न्यूरो इन्फ्लेमेशन के हाथ से बात यही हो रही थी कि ओमेगा 3 लेना, फिश ऑयल लेना, फिश का इस्तेमाल करना, विटामिन डी का इस्तेमाल करना, इसमें देखा गया है कि एंजाइटी और डिप्रेशन के सिम्टम्स को ये कम करते हैं। हम्म। अच्छा, नेक्स्ट एक चीज जो क्योंकि मुख्तलिफ टर्म्स, मेडिकल टर्म्स भी हैं और कुछ स्पेसिफिक इस साइड की टर्म्स हैं जिनको हम चाहते हैं कि उनको भी एड्रेस किया जाए साथ साथ, और बहुत सी चीज़ें मे भी कुछ चीज़ें रिपीट हो रही हैं। एक चीज़ जो हम और पूछना चाहेंगे वो है गट माइक्रोबियोम। ये क्या है और क्या कोई पर्टिकुलर सिग्निफिकेंस है इसकी एज फार एज ऑटिज्म इज कंसर्न? जी, हर इंसान की आंतों में अच्छे बैक्टीरिया मौजूद होते हैं। आपने अक्सर सुना होगा एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का, कि एंटीबायोटिक खाने से अच्छे जो आपके बैक्टीरिया हैं वो भी किल हो जाते हैं, और पैथोजेनिक भी। पैथोजेनिक बैक्टीरिया वो होते हैं जो बीमारी फैलाते हैं और अक्सर बाहर से आते हैं अंदर। लेकिन आपके गट में ऑलरेडी जो बैक्टीरिया मौजूद है वो आपकी डाइजेशन को बेहतर बनाता है। इवन वो खुद भी फाइट करता है किसी पैथोजेनिक बैक्टीरिया से, वो अच्छा बैक्टीरिया होता है। अब हम्म। मसला ये है कि गट माइक्रोबायोम जो पूरा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का सेटअप है आपके गट में ऑलरेडी, वो न्यूरो टिपिकल बच्चों से न्यूरो डाइवर्जेंट बच्चों का मुख्तलिफ होता है। हम्म। तो कुछ एविडेंसेस ये साबित करते हैं, कुछ टेस्टिमोनियल्स भी, कुछ सेंटर्स हैं ऑटिज्म के, कि वहां देखा गया है कि अगर वो प्रोबायोटिक का सप्लीमेंट दे दें इन बच्चों को, तो उसमें देखा गया है कि जो आपके लीकी गट के सिम्टम्स हैं, या ब्लोटिंग है, या एंजाइटी है, वो उसमें कमी आ जाती है, बेहतरी आ जाती है। वो क्या है कि आपके डिफरेंट स्ट्रेन्स ऑफ बैक्टीरिया हैं, वो अगर सप्लीमेंटल फॉर्म में, प्रोबायोटिक के सप्लीमेंट के फॉर्म में दिए जाएं, तो बच्चों के को माइलस्टोन अचीव करने में आसानी रही है। उसमें दो स्ट्रेन्स बहुत ज्यादा अच्छे हैं आईबीएस या ऑटिस्टिक बच्चों के लिए, जो कि लैक्टोबैसिलस रूटेरी है और बिफिडोबैक्टीरियम है। लेकिन आमतौर पे जैसे दही में भी होता है, प्रोबायोटिक दही में भी है, लेकिन वो बहुत हम्म। कम सीएफयूज होते हैं, जो कि आपके कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट्स हैं बैक्टीरिया के, वो डायरेक्ट एक थोड़ी मिकदार में होते हैं। इन बच्चों को ज्यादा मिकदार में चाहिए, बिलियंस में चाहिए सीएफयूज, तो उसके लिए फिर सप्लीमेंट पे जाया जाए तो देखा गया है कि उससे बड़ी फायदा होता है। तो अगेन हेल्थ केयर प्रोवाइडर आपको आपको रिकमेंड करें तो आप प्रोबायोटिक सप्लीमेंट जरूर इस्तेमाल करें, और वो भी रिकमेंड करवा के, क्योंकि मैंने अक्सर देखा है कि प्रोबायोटिक सप्लीमेंट्स कुछ ऐसे हैं जिसमें बहुत कम सीएफयूज हैं, उसका इतना फायदा नहीं होगा। ये बिलियंस में हो तो फायदा होता है ऑटिस्टिक बच्चों का। तो बेसिकली यही है कि आप अगर आपके गट में ऑलरेडी अच्छे बैक्टीरिया की कमी है, तो आप समझ लें कि आप बाहर से वो ऐड करा रहे होते हैं अपने गट में, कि वो अच्छे बैक्टीरिया आ जाएं ताकि वो उसकी कमी को पूरा कर दें। राइट। अच्छा, एक चीज़ हम यहाँ पे दोबारा से मेंशन करना चाहेंगे कि ये जनरल इन्फॉर्मेशन जो हम दे रहे हैं अवेयरनेस के लिए, लेकिन हर बच्चा क्योंकि डिफरेंट है और उसकी पर्टिकुलर नीड्स को देखते हुए हेल्थ प्रोफेशनल ही रिकमेंड करेगा जो भी इंटरवेंशन हम्म, होंगी। ये सही बात बिल्कुल है? बिल्कुल बिल्कुल। ये तो हेल्थ केयर प्रोवाइडर से ही पूछें, इवन टीम वर्क होता है। आप किसी भी अगर उसमें सिचुएशन में देखा जाए, तो डॉक्टर्स का काम है कि वो डायग्नोज करना, टेस्ट करवाना, दवाएं या मेडिसिन रिकमेंड करना। डाइटिशियन का काम है उसके डायग्नोसिस के लिहाज से आपकी डाइट को प्लान करना, आपको काउंसल करना, न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स के बारे में रिकमेंडेशन देना या ना देना। तो ये एक प्रॉपर टीम वर्क होता है, और जिसका जो काम है उसको वही करना चाहिए ना। मैं क्वालिफाइड हूँ कि मैं मेडिसिन रिकमेंड करूँ, लेकिन डॉक्टर्स भी अपनी ही रिजीम में बेहतर काम कर सकते हैं कि वो डायग्नोज करेंगे, मेडिसिन देंगे। लेकिन जहां तक डाइट एंड न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स की बात है, तो डाइटिशियन वुड बी द पर्सन जो कि इंडिविजुअली देखेगी कि इनको जरूरत भी है कि नहीं। राइट। अच्छा, आपने पिछले क्वेश्चन को एड्रेस करते हुए ब्लॉटिंग का जिक्र किया, तो मैं अपने लिए और पेरेंट्स के लिए पूछना चाहूंगा, ब्लॉटिंग को थोड़ा सा एक्सप्लेन अगर करते हैं आप। ब्लॉटिंग बेसिकली होती है कि कुछ शॉर्ट चेन कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, कुछ फूड में होते हैं, और वो इजीली जाके फर्मेंट होते हुए गैस बनाते हैं और पानी को रिटेन करने लगते हैं। जिनको ये प्रॉब्लम होता है उनको फॉड मैप एक डाइट, मतलब ये एक ग्रुप ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स हैं जो कि
जिनकी वजह से ब्लॉटिंग होती है। तो हम देखते हैं कि फॉड मैप जिन फूड में ज्यादा है उनको अवॉइड किया जाए। फॉड मैप एक हम्म एक्रोनिम है बेसिकली। तो वो टर्मिनोलॉजी है, जैसे मैंने आपको ब्रेटी डाइट बताया था, तो फॉड मैप वो है कि वो शॉर्ट चेन कार्बोहाइड्रेट्स हैं जो कि फर्मेंटेबल होते हैं इजीली और गैस प्रोड्यूस करते हैं और पानी को रिटेन करते एब्जॉर्ब करते हुए मजीद फिर फर्मेंट करते हैं कोलन में, और जिसकी वजह से गैस प्रोड्यूस होती है और आपको बहुत भरा भरा सा लगता है कि जैसे कुछ गैस भरी हुई है अंदर। तो उसमें हम्म ये करना होता है कि आपने कुछ फूड को अवॉइड करना होता है और कुछ फूड को आप खा सकते हैं। अवॉइड जिनको करना होता है उसमें आपका लहसुन या जो बीन्स वगैरह हैं, लोबिया, ये इससे भी कुछ हम्म लोगों को जैसे ब्लॉटिंग होती है, प्याज से होती है। आपके तरबूज से, तरबूज अब जैसे लगता है कि बहुत ही मासूम सा फल है, इसमें इतना पानी है, लेकिन ज़ाहिर है वो उसमें शॉर्ट चेन कार्बोहाइड्रेट है और वो भी आपको गैस प्रोड्यूस करेंगे। इवन डायरिया में भी तरबूज नहीं खाना होता। आड़ू हम्म है। अच्छा, जो भी आपके इस तरह की आ रही है ना चीजें, कि अब जैसे मैंने कहा फिश खाएं या मीट खाएं, अब बाजार से जब आप लेते हो ब्रेडेड आती है, कि जैसे कि बस जस्ट टू फ्राई, कि आपने ली मछली और वो आपने फ्राई कर ली तो आप ब्रेडेड क्रम्स लगे हुए हैं। अब उसमें भी हम्म वो मीट लगा हुआ है, तो वो भी देखना होता है इंग्रेडिएंट्स में कि अच्छा हम फिश ही नहीं खा रहे या हम नगेट्स ही नहीं खा रहे, उसमें तो गंदुम भी जा रही है, हम्म उसकी वजह से भी हम्म ब्लॉटिंग हो रही है। ये चीजें भी, इवन इसीलिए मैं कहती हूँ कि हेल्थ केयर प्रोवाइडर आपको पूरा ना सिर्फ डाइट प्लान दे रहे होते हैं, वो काउंसिल भी कर रहे होते हैं कि आपने किस तरह लेबल रीडिंग करनी है। फूड लेबल पढ़ना भी एक आर्ट होता है। ब्रेड्स वगैरह चीजें जो है आप नहीं खाएंगे, फिर जिनको ब्लोटिंग हो रही है वो ग्लूटेन फ्री पे आ जाएंगे, उससे बेहतरी आ जाएगी। लेकिन बाकी की सब्जियां, जैसे पत्तों वाली सब्जियां हैं या खीरे हैं, गाजर है, बेरीज में स्ट्रॉबेरीज हैं, पाइनएप्पल है, अंगूर है, चिकन, अंडे, ये सब खा सकते हैं। ऑयल्स, बटर, नट्स वगैरह का मसला नहीं है। आलू भी खा सकते हैं, उससे प्रॉब्लम नहीं होता आमतौर पे। तो ये वाली चीजें आप खा सकते हैं, लेकिन आपने अवॉइड जो बेसिकली करना है वो आपने हाई फ्रुक्टोज चीजें, जो कि जिसमें सेब भी शामिल हैं। बेसिकली आप हाई फ्रुक्टोज से मुराद होता है जो बहुत मीठे से फल आपको लगते हैं ना, जैसे सेब हम्म है, आम है, आपकी तरबूज हो गया। ये चीजें अवॉइड करें। इसमें हनी भी ये लोग अवॉइड करेंगे क्योंकि उसमें फ्रुक्टोज बहुत ज्यादा है। फिर हाई फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप होता है आपके कन्फेक्शनरी प्रोडक्ट्स में, बेकरी प्रोडक्ट्स में, कोला ड्रिंक्स में, इसलिए वो हम्म अवॉइड करना होता है क्योंकि उससे भी ब्लोटिंग हो जाती है कुछ लोगों को। फिर लैक्टोज अवॉइड करने के लिए आपको डेयरी प्रोडक्ट्स अवॉइड करनी पड़ेगी। किसी भी एनिमल मिल्क में जो है वो लैक्टोज होती है, तो दूध से बनी हुई चीजों में भी लैक्टोज होगी, उसमें उससे भी ब्लोटिंग हो जाती है कुछ लोगों को। हम्म अच्छा, जिनको लैक्टोज का प्रॉब्लम हो रहा है, अगेन मैंने आपको बताया कि लैक्टोज फ्री मिल्क वो ले सकते हैं, या फिर इस तरह टेबलेट फॉर्म में भी लैक्टेज एंजाइम आता है कि अगर वो दूध पीने लगे हैं तो उससे पहले वो कुछ गोलियां वो खा लें तो उससे भी आराम आ सकता है। लेकिन अगेन डिपेंड करता है कि लैक्टोज का मसला है या किसी और चीज का भी है। फिर हम्म इसी तरह वो गोभी, लहसुन, प्याज, वीट ये अवॉइड करेंगे, तो उससे बेहतरी आ जाएगी। अब वो खाएं क्या, अगेन जो पिछली जीएससीएफ डाइट थी उसी की चीजें अगर देखे जाएं तो वो हम्म सारी वो ले सकते हैं। बकव्हीट वगैरह, कीनवा, चावल, किसी हद तक जई भी, ओट्स जो होते हैं। फिर इसी तरह हम्म फल में वो ऑरेंजेस, ग्रेप्स ले सकते हैं, चेरी, स्ट्रॉबेरीज, पाइनएप्पल, और जो आपके ये जापानी फल जिसे कहते हैं पार्जिमन जो है हम्म आता है, वो ले सकते हैं। वेजिटेबल्स में आप ये बैंगन, आलू, टमाटर, माड़ू जिसे कहते हैं, और हम्म खीरे, ये सब आप इस्तेमाल कर सकते हैं। राइट राइट। अच्छा, एक और टर्म जो हम यूज करते हैं और यूज होते हुए देखते हैं और उसमें भी पेरेंट्स को कंफ्यूजन होती है या मजीद जानना चाहते हैं, वो है ASDE। तो ये ASDE क्या है और इसमें क्या डाइटरी रिकमेंडेशंस हो सकती हैं? ऐसे बच्चे जो कि ऑटिज्म स्पेक्ट्रम में हो और उसके साथ साथ उनको सीजर्स भी, या जैसे फिट्स पड़ना होता है, वो एपिलेप्टिक फिट्स पड़ते हो। एपिलेप्सी एक बीमारी है जो कि अगेन न्यूरॉन्स का मसला होता है आपके, समझे, दिमाग की वायरिंग जो है वो डिफरेंट सी होती है, जिसकी हम्म वजह से अचानक से वो छिड़ जाती है और आपको फिट्स पड़ने लगते हैं, जो जिसको एपिलेप्सी या एपिलेप्टिक फिट्स भी कहा जाता है। कुछ बच्चों को जो ऑटिस्टिक बच्चे होते हैं उनको फिट्स भी पड़ते हैं। उनके लिए स्पेसिफिक डाइटरी रिकमेंडेशन है जो कि कीटो डाइट, बहुत कॉमनली आपने सुना होगा, लोग वेट लॉस करने के लिए भी कीटोजेनिक डाइट का इस्तेमाल करते हैं। तो इन हम्म बच्चों के लिए रिकमेंडेड होती है। इवन बिल्कुल छोटे बच्चों में तो स्टडीज देखी गई है कि उससे ये रिवर्स भी हो जाता है, कि आप जो है वो एपिलेप्सी खत्म भी हो जाती है अगर छोटे बच्चों को ही कीटोजेनिक डाइट दे दी जाए। कीटोजेनिक डाइट बेसिकली हाई फैट, हाई प्रोटीन और लो कार्बोहाइड्रेट डाइट होती है। लेकिन ये इतनी सिंपल यूं नहीं होती कि हर हर एक के लिए यूं ही बता दी जाए। ये एक बड़ी खास हम लोग कैलकुलेट करके
कितनी प्रोटीन के साथ कितनी फैट और कितना कार्बोहाइड्रेट रखते हुए इसका इफेक्ट देना है, क्योंकि बेसिकली आपने कीटोन बॉडीज प्रोड्यूस करनी है ब्रेन में, ताकि ब्रेन की वायरिंग ना छिड़ जाए और फिट्स ना पड़े। तो वो एक बड़े कैलकुलेटेड वे में डाइट रिकमेंड की जाती है, और प्रॉपर पोर्शन साइज में बताया जाता है कि कब आपने क्या चीज खानी है। और इसमें ज्यादा कॉम्प्लिकेशन ये होती है कि कुछ लोग सिर्फ एक ही कंडीशन नहीं होती उन्हें, कि उन्हें सिर्फ एपिलेप्सी है। अगर उनको हार्ट का प्रॉब्लम भी है, कोलेस्ट्रॉल का मसला भी है, तो सबसे ज्यादा मैंने देखा है, क्योंकि मेरी एक पिछले दिनों थी एक पेशेंट जिनको बहुत फिर केयरफुली चीजें करनी पड़ी थी, कि आप कहीं से मसला फिर हार्ट का ना पड़ जाए, कहीं से फिर ये ना हो जाए, तो आपको हम्म। बहुत कैलकुलेट करनी पड़ती है। इसीलिए कोई भी चीज वन साइज फिट्स ऑल में नहीं जाना चाहिए, कि अगर हम्म। हमारा जानने वाला कोई खास चीज इस्तेमाल कर रहा है तो उनको फायदा दे रही है, तो हमें भी करेगी। हमेशा एक थोड़ी कंसल्टेशन ले लें, ताकि बाद के नुकसानात से बचा जा सके। राइट। अच्छा, हम यहाँ पे कुछ पेरेंट्स के क्वेश्चंस भी शामिल करना चाहेंगे, जो कॉमनली वो पूछ रहे होते हैं, हमें भी कुछ उन्होंने भेजे, तो हम उसको चाहेंगे कि हम एड्रेस करें यहाँ पे। एक चीज़ जिसका आपने जिक्र भी किया, और वो अक्सर पेरेंट्स पूछ रहे होते हैं कि वाकई क्या ऐसी स्टडीज़ हैं अवेलेबल जो सपोर्ट करती हैं कि फूड सप्लीमेंट्स लेने से, खासतौर पर जब हम ऑटिज्म की बात करते हैं, जो विद इन दैट चैलेंजेस हैं, लाइक एंजाइटी है, आई कांटेक्ट की कमी है, और इस तरह की चीज़ें, क्या उसमें वाकई ही इम्प्रूवमेंट आती हैं, या सेंसरी इश्यूज हैं तो वाकई इम्प्रूवमेंट आती है उससे? देखिए, ये भी बहुत वैसे अच्छा सवाल है, क्योंकि आजकल सिर्फ ऑटिस्टिक बच्चे ही नहीं, ओवरऑल मैं देख रही हूँ कि अडल्ट्स भी और सब लोग गैर जरूरी सप्लीमेंटेशन की तरफ आ चुके हैं, और बहुत सा पैसा इस पे लग रहा होता है, क्योंकि नो डाउट डाइट और सप्लीमेंट का अगर आप कंपैरिजन करें तो मतलब बहुत ज्यादा जमीन आसमान का फर्क है। अगर आप इन टर्म्स ऑफ मनी देखें कि कितना आप स्पेंड कर रहे हैं, और क्या आप वो हासिल भी कर रहे हैं कि नहीं, जिसके लिए आप इतने पैसे खर्च कर रहे हैं। तो उसमें यही अगेन देखने की जरूरत है कि अगर आपको जरूरत है, जरूरत क्यों होती है। हम्म। देखें, एक चीज समझने की बात है कि कोई भी ऐसा न्यूट्रिएंट नहीं है जो कि बहुत सारी तादाद में ले लिया जाए और उससे कोई मिरेकल हो जाए। असल में होता ये है कि किसी चीज की डेफिशिएंसी होती है, जिसकी वजह से कोई प्रॉब्लम होता है। जैसे कि लोग बायोटिन सप्लीमेंट ले रहे होते हैं कि हमारे बाल ज्यादा हो जाएंगे। मसला ये होता है कि अगर बायोटिन डेफिशिएंट एलोपेशिया है, तो आप बायोटिन की कमी पूरी कर लें सप्लीमेंट से, तो बाल आ जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि अगर आपके हेरिडिटरी लेवल पे ही बाल एक खास तरह के थे तो वो बदल जाएंगे। ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा हो जाए तो आप बेसिकली ये समझने की जरूरत है कि कोई भी न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी है, और आप किसी वजह से इतनी डेफिशिएंसी होगी है कि आप डाइट से उसको जल्द पूरा नहीं कर सकते, तो आप सप्लीमेंट की तरफ जाते हैं। हम्म। ये समझने की जरूरत है। गैर जरूरी सप्लीमेंट नहीं लेना चाहिए, बल्कि पिछले दिनों अभी पाकिस्तान में तो एक नोटिफिकेशन भी निकला है डॉक्टर्स के लिए कि गैर जरूरी सप्लीमेंट्स रिकमेंड ना करें, क्योंकि ओके। इसकी जरूरत नहीं है। और इस पे मैंने थोड़ा सा काम भी किया है, कि हम जैसे विटामिन सी है, वो हम्म। वेस्ट में तो जरूरत पड़ती है, लेकिन हमारे यहाँ जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आमतौर पे क्योंकि हमारा विटामिन सी, एक हरी मिर्च भी आप खाते हैं तो पूरा हो जाता है। दो हम्म। ऑरेंजेस भी हम्म। खाते हैं तो आपको विटामिन सी की रिकमेंडेशन पूरी हो जाती है। इवन 60 ईयर्स से अबव लोग अगर 2000 mg यानी 2 ग्राम से ज्यादा विटामिन सी रोज इस्तेमाल करते हैं, तो कैटरेक्ट जो है वो बढ़ सकता है। उनका कैटरेक्ट का मसला होता है ना, वो हो सकता हम्म। है। हम्म। एथेरोस्क्लेरोसिस हो सकता है, हार्डनिंग ऑफ आर्टरीज हो सकती है, हार्ट का, किडनी का मसला हो सकता है। तो इसलिए गैर जरूरी सप्लीमेंटेशन तो मैं रिकमेंड नहीं करती। अब इसमें आ जाते हैं कि ऑटिस्टिक बच्चों के लिए सप्लीमेंटेशन। तो देखें, जो बच्चे पिकी ईटर्स हैं ना, उसमें हम्म। जैसा कि मैंने आपको बताया न्यूट्रिशन डेफिशिएंसीज तो होती हैं। जिंक का मैंने आपको खुद कहा कि अगर वो हम्म। पिकी ईटर हैं तो उसके सप्लीमेंटल तौर पे 3 में, आमतौर पे कोई भी सप्लीमेंट जो दिया जाता है वो सारी उम्र के लिए नहीं होता। वो एक किक स्टार्ट के लिए होता है, कि आपको सपोर्ट दे और आपने वापस डाइट पे ही असल में आना होता हम्म। है। बेसिक हमारा हम्म। टारगेट ही होता है। तो अगर आप जिंक दे रहे हैं ना 15 mg to 30 mg, तो आपने 3 मंथ्स तक दिया, फिर 1-2 महीने उसको रहने दिया, फिर ऑल्टरनेट उस पे देना शुरू कर दिया। ये एक रिजीम होती है प्रॉपर कि आपने कैसे चलाना है। अच्छा, अब आ जाते हैं विटामिन डी सप्लीमेंट पे। तो पाकिस्तान में ये प्रेवलेंस है, देखी गई है कि तकरीबन 80 to 90% लोग विटामिन डी डेफिशिएंट हैं, क्योंकि ड्यू टू मल्टीपल हम्म। रीजन हमारे डाइट फोर्टिफाई नहीं होती विटामिन डी से। डाइटरी सोर्सेज ही कोई नहीं है विटामिन डी के, खास सिवाय चंद एक के। इतने ज्यादा हम लोग मछली के तेल इस्तेमाल ही नहीं करते।
विटामिन डी आपकी जनरली नहीं मिल रही होती। ये जो आप नेट पे सर्च करके कर लेते हैं कि अंडा, ब्रेकफास्ट, सीरियल और दूध में, वो ये है कि वो वेस्ट में है कि वो फोर्टिफाई करते हैं ब्रेकफास्ट सीरियल को विटामिन डी से, इसलिए वो उसको सोर्स लिख देते हैं। हमारे यहाँ अगर हम्म फोर्टिफिकेशन नहीं, दैट इज नॉट अ सोर्स ऑफ विटामिन डी। धूप से जहां हम्म तक बात है, बहुत कम मिकदार में मिल पाती है, क्योंकि जिस धूप में हम आधा घंटा बैठे डेली, 11 से 2 बजे वाली धूप में, तो उसमें सनबर्न भी हो जाएगा। तो हम अक्सर कवर हम्म करके सन ब्लॉक लगा के जाते हैं, विटामिन डी उससे भी नहीं मिल रहा। तो हमें सप्लीमेंट पे आना ही पड़ेगा। विटामिन डी के लिए तो मैं बिल्कुल एंडोर्स करती हूँ कि सप्लीमेंट लें। अच्छा, अब आ जाते हैं ओमेगा 3 पे। अगर तो आप फिश हफ्ते में 2 दफा इस्तेमाल करा पा रहे हैं बच्चे को, हाफ कप एक दफा में, और फिश ऑयल दे रहे हैं, नहीं मतलब फिश ले रहे हैं तो कोई मसला नहीं, नहीं तो फिश ऑयल जरूर दें। ओमेगा 3 और विटामिन डी का देखा गया है कि बच्चे के बिहेवियर में एंग्जाइटी इश्यूज और उसमें फर्क पड़ता है। लेकिन बहुत सारे सप्लीमेंट्स की वाकई जरूरत नहीं होती। अगर चाहिए तो फिर हेल्थ केयर प्रोवाइडर आपको रिकमेंड करेगा, और सर्टेन पीरियड के लिए रिकमेंड करेगा। हम्म ओके। नेक्स्ट एक क्वेश्चन है हमारे पास कि जब मिल्क और रिलेटेड प्रोडक्ट्स जीएफसीएफ डाइट से निकाल दिए जाएं तो कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो जाएगी, तो उसको वो हमने पहले ही उसको एड्रेस कर लिया है इस जी। क्वेश्चन को। तो हम नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। Based on your experience, what proportion of individuals with autism experience eating disorders such as picky eating? को percentage number of कुछ ऐसी स्टडी भी है कि कहा जा सके कि इतने परसेंट देखा गया है विद इन ऑटिज्म के उनको पिकी ईटर्स कहा जा सकता है? स्टडी के मुताबिक तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि 80% होता है। लेकिन मेरे पास हम्म जितने बच्चे हैं वो सारे पिकी ईटर ही थे, क्योंकि उसमें मुझे वजह यही नजर आई कि जाहिर है जहाँ एक न्यूरोटिपिकल बच्चा पालना भी एक चैलेंज होता है, नो डाउट। जब न्यूरो डाइवर्जेंट है आपके पास, उसके कोई वो नहीं है कि जैसे हम लोग तो ना फैमिली में मशवरे कर लेते हैं, अच्छा अभी ऐसे हो तो क्या करना चाहिए, ऐसे आपकी कोई ट्रेनिंग नहीं होती है, तो नो डाउट पेरेंट्स के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है न्यूरो डाइवर्जेंट बच्चों के साथ मैनेज करना। तो वो फिर इजीली हार मान लेते। तो मेरे पास तो 100% यही थे कि वो पिकी ईटर्स ही थे। और उसमें फिर वो आहिस्ता आहिस्ता ही इम्प्रूवमेंट आई, तो पिकी ईटिंग तो बहुत कॉमन है। राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारे पास जो कि मेरा ख्याल है शायद एड्रेस हो चुका ही है हमने। कैन विटामिन डी सप्लीमेंट्स कंट्रीब्यूट पॉजिटिवली टू चिल्ड्रंस इम्यूनिटी? बिल्कुल, इसको तो मैं इंडोर्स करूंगी। कोविड राइट। में तो ये इतना एविडेंटली देखा गया है कि विटामिन डी जिनके भी लेवल्स कम थे, उनको कॉम्प्लिकेशन ज्यादा हुई, उनकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा हुई, इंटेंसिटी ज्यादा हुई डिजीज की। ऑटिज्म में भी देखा जाए तो डिप्रेशन, एंग्जाइटी जो है वो कम किया जा सकता है अगर विटामिन डी पूरा हो तो। हम्म ओके जी। एंड लास्ट क्वेश्चन हमारे सेशन का, और फिर हम इसको वाइंड अप करते हैं। कि कुछ बच्चे जिनको ऑटिज्म है वो कुछ और एलर्जिक सिम्टम्स भी शो कर रहे होते हैं, जैसे रनिंग नोज, स्नीजिंग है, वाटरी आईज हैं, तो उसके लिए भी कुछ सजेशंस हैं, कुछ रिकमेंडेशन है आपके पास ऐसी कंडीशन के लिए? जी, जी। वाटरी आईज या रनी नोज आमतौर पे हमें लगता है कि एलर्जी है ना। तो एलर्जी में इम्यूनोग्लोबुलिन ई लेवल्स अगर आप ब्लड टेस्ट कराएं तो वो आपको बढ़े हुए मिलेंगे। लेकिन इन हम्म बच्चों में देखा गया है कि इम्यूनोग्लोबुलिन ई का तो मसला ही नहीं होता, वो तो रेज्ड भी नहीं होता, और फिर भी रनी नोज है, फिर भी एलर्जी वाले सिम्टम्स है। इसका मतलब है कि एक्सटर्नली कोई एलर्जन तो नहीं आया, यानी कोई हम्म पोलन या कोई चीज या कुछ ऐसा तो नहीं आया। कुछ और मसला है। कुछ और मसला क्या है कि हिस्टामीन एक कंपाउंड है जो कि फूड में पाया जाता है, और कुछ कुछ खास फूड में ज्यादा पाया जाता है। हम्म हिस्टामीन की वजह से भी एलर्जी के सिम्टम्स हो जाते हैं। आपने अगर शायद दवाओं पे पढ़ा भी हो कि जब एलर्जी के मसले होते हैं तो लो एंटी हिस्टामीन दवाएं दी जाती हैं कि जिससे आपका म्यूकस खुश्क हो जाता है, जो हम्म आपकी चीज निकल रही होती है वो खुश्क हो जाती है, ताकि वो वाले सिम्टम्स आपको ना हो। अच्छा, हम्म जिन बच्चों को ऐसा मसला है कि बगैर एलर्जी के भी अक्सर रनी नोज एंड वाटरी आईज एंड स्नीजिंग बहुत ज्यादा हो रही है, उनके लिए है कि उनको अचार और चीज इससे परहेज कराया जाए, उनको ना दिया जाए। लो हिस्टामीन फूड देने की जरूरत है। उसमें देखा गया कुकिंग प्रोसीजर से भी फर्क पड़ता है कि जैसे कि ग्रिलिंग या फ्राइड फूड में हिस्टामीन ज्यादा होता है, लेकिन उबले हुए फूड में कम होता है। इसको मैं कहूंगी कि जैसे हमारे यहाँ खाना पकता है गोश्त वगैरह, तो हम उबाल, कुछ लोग हैं जो कच्चा ही करके पका लेते हैं मसाला भून के, कुछ हैं उबाल के पकाते हैं। आई प्रेफर कि हम्म उबाल के पकाएं, वो वैसे भी उसके हेल्थ बेनिफिट ज्यादा होते हैं कि पहले गोश्त को उबाल लें यखनी निकाल के, और फिर मसाला भून के उसमें यखनी डाल लें, तो दैट इज मोर गुड। ओके। इसके अलावा ऐसे प्रोसेस्ड फूड जैसे पेपरोनी, सॉसेजेस, अल्लाह का शुक्र है हमारे
हमारे यहाँ तो इतना ये रिवाज भी नहीं है, ये तो बड़े फैंसी फूड में आता है, तो वो भी लो हिस्टामिन नहीं होते, उनको अवॉइड करना चाहिए। सिरके को अवॉइड करें, हम्म जैसे अक्सर खट्टी चीजें तो वैसे भी कर रहे होते हैं। इसके अलावा एक और बड़ी मजे की इसमें चीज है कि या तो फ्रेश फूड दें बच्चे को, या फ्रेश फूड को इमीडिएटली कूल डाउन करके फ्रीज कर लें और फिर फौरन ही थॉ करके गर्म करके दें, क्योंकि ये जो फ्रिज में रखा हुआ फूड होता है ना, वो इन हम्म बच्चों के लिए अच्छा नहीं होता। मैं सबके लिए नहीं कह रही कि मना कर दें कि फ्रिज ही नहीं यूज करना, लेकिन जिनका ऐसे रनिंग नोज वाला मसला है ना, या तो वो फ्रेशली बना हुआ फूड कंज्यूम करें, या उसको हम्म जो है वो फ्रिज में रख के 2-3 दिन बाद अगर आप खा रहे हैं ना, चावल रखे हुए हैं, चीजें रखी हैं, सैंडविच रखी हुई हैं, उससे ये मसला बढ़ेगा जिनको ऑलरेडी है। लेकिन मैं इसमें ये ओके जरूर कहना चाहूंगी कि ये पूरा ना एक वर्डिक्ट नहीं दे देना चाहिए, क्योंकि आजकल हर एक की अपनी मसरूफियत और चीजें भी होती हैं। तो उसके हम्म लिए एक तरीका है कि अगर जैसे वर्किंग वुमेन है वो पोर्शन साइज में फ्रीज भी कर देती हैं, तो उसका ये तरीका है कि आपने फ्रेश फूड बनाया, 2 घंटे के अंदर अंदर उसको ठंडा करके पोर्शंस बना के फ्रीज कर दिया, जितना पोर्शन चाहिए उतना ही निकाला, इमीडिएटली उसको हाई टेम्परेचर पे हीट किया और फिर बच्चों को भी दिया या खुद भी इस्तेमाल किया, दैट इज सेफ। लेकिन फ्रिज ओके में रखा हुआ फूड जो है उसमें हिस्टामिन ज्यादा है। मतलब बार बार उसको गर्म करने से अवॉइड करना चाहें तो वो बेहतर हो जाएगा। जी। राइट जी। सो इसी इन सारे क्वेश्चंस को एड्रेस करते हुए हम वी आर एट द एंड ऑफ आवर सेशन जी। और मैं मिसार अली फारूक आपका दोबारा शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने इतना ज़्यादा टाइम निकाला हमारे लिए और इस सेशन को काफ़ी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया। आई होप कि ये लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। सो थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। थैंक यू सो मच जी, माय प्लेजर। और बिल्कुल आपने सही कहा कि अगर लोगों के लिए हेल्पफुल होगा तो हमारा एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन है, अगर ऐसा हो जाए तो बहुत ही अच्छी बात है इंशाल्लाह ताला। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। राइट। तो इसी के साथ जी हम आप सबसे भी इजाज़त चाहेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में एक नए टॉपिक के साथ, एक नए गेस्ट के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। अंटिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।